नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। प्रचार समाप्त, मतदान की उल्टी गिनती शुरू। बस कल का दिन बीच में है और 20 नवंबर को महाराष्ट्र में भी 288 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान हो जाएगा। और झारखंड में जो 38 सीटों का बचा हुआ है, 43 का तो हो गया 13 तारीख को। अब 20 तारीख को अंतिम चरण में वहां भी मतदान कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले प्रचार के अंतिम दिन राहुल गांधी थे मुंबई में, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और जो उनका तौर तरीका है, एक तो धारावी की बात की उन्होंने कि धारावी में 1 लाख करोड़ का फायदा गौतम अडानी को उनके मित्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचाना चाहते हैं। हम होने नहीं देंगे। दूसरे, उन्होंने जो बातें कही हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। बार बार राहुल गांधी कहते हैं, संविधान की प्रति दिखाते हुए, कि इसमें लिखा है समान भागीदारी, समान हिस्सेदारी। आज बहुत सारे लोगों ने इस पर ट्वीट किए हैं। ये एक सोशल मीडिया मंचों के तमाम प्लेटफॉर्म पर चर्चाएं हैं कि ये झूठ क्यों बोल रहे हैं, लगातार झूठ क्यों बोल रहे हैं। क्या झूठ की राजनीति करेंगे? संविधान में कहाँ लिखा है कि साहब समान हिस्सेदारी जो है, और अगर प्रॉपर्टी है या कुछ भी है तो उसका समान वितरण कहाँ लिखा है? और इस तरह की झूठ क्यों फैलाना चाहते हैं, क्यों आगे बढ़ाना चाहते हैं? और क्या ऐसे कोई कानूनी प्रावधान नहीं होने चाहिए क्या? या चुनाव आयोग को भी क्या नोटिस नहीं लेना चाहिए? या जो राजनीतिक दल हैं, जो अ, इनके झूठ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जो मीडिया भी है वो भी इसको प्रसारित और प्रचारित कर रहा है, क्या उनको कोई इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहिए कि ये लगातार झूठ क्यों बोल रहे हैं? इस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा कई दूसरे मुद्दों को अपनी चर्चा में हम शामिल करेंगे। सीधे जोड़ लेते हैं अनुपम मिश्रा जी को प्रयागराज से। अनुपम जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो साहब, राहुल गांधी ने जैसे हरियाणा में जलेबी का जिक्र कर दिया था और उसके बहुत मीम बने थे बाद में, बल्कि महीनों तक चर्चाएं चलती रही उसकी। इसी तरीके से फिर सामने आ गए मतदान से ठीक 24-36 घंटे पहले, और फिर अडानी राग। ये मसला क्या है? अडानी से अदावत, मोदी से अदावत। एक तरफ तो हम अमेरिका में देखते हैं, एलन मस्क जैसे उद्योगपति को न केवल अपने चुनाव प्रचार का हिस्सा बनाते हैं डोनाल्ड ट्रंप, बल्कि उनको अहम जिम्मेदारी देते हैं चुनाव जीतने के बाद। इस तरह की बातें हिंदुस्तान में हो गई होती तो अब तक तो 10-20 पीआईएल जो है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट में ही दाखिल हो जाती, और नरेंद्र मोदी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तो अभी तक पता नहीं क्या बवाल हो जाता। कुछ नहीं है, फिर भी हर चुनाव से पहले अडानी राग। देखिए, मैं कई बार बता चुका हूं और फिर बता रहा हूं। अडानी इकलौता ऐसा कंपनी है जो कि लगातार पूरी दुनिया में ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए चाइना को मात दे रहा है। ये कम मात दे भी रहा है, मात खा भी रहा है, लेकिन उससे compete कर रहा है। अब आप जानते हैं कि अच्छा, चाइना में ही नहीं, इसराइल में ही नहीं, श्रीलंका में, तंजानिया में, वियतनाम में। आप देखिए, एक बिजनेस टुडे, आप जानते हैं कि इंडिया टुडे का एक बड़ा अखबार है बिजनेस टुडे, आप देखें
उन्होंने 14 जुलाई 2024 को एक आर्टिकल छापा है, और इसकी हेडिंग में पढ़ के सुना रहा हूं कि इजराइल, श्रीलंका, तंजानिया एंड नाउ वियतनाम, गौतम अडानी प्लॉट्स अ ट्रेड कू अगेंस्ट चाइना। गौतम अडानी दुनिया भर के देशों में चाइना के खिलाफ एक जबरदस्त कू कर रहे हैं, और मतलब वो तमाम जो ठेके कॉन्ट्रैक्ट चाइना को मिलने चाहिए वो गौतम अडानी को मिल रहे हैं। गौतम अडानी को मिल रहे हैं यानी भारत को मिल रहे हैं। देखिए, तो साहब यही एक वो बात है। अब भाई आपने तो एमओयू किया है चाइना के साथ। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने तो खड़े होके एमओयू किया है, शी जिनपिंग के साथ किया है। वो एमओयू जो आज तक ये दिखाने को तैयार नहीं। तो आप मान के चले कि उस एमओयू के आधार पे चाइना से इनको आता है कि भैया अडानी को रोको, अडानी को रोक रहे हैं। लेकिन हम ही से मोहब्बत, हम ही से लड़ाई। रेवंत रेड्डी आपकी अडानी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। रेवंत रेड्डी अडानी के साथ वो उनका डोनेशन ले रहे हैं, और उनसे पैसे ले रहे हैं। आप उसका मतलब आप ही के मुख्यमंत्री अडानी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, उनसे पैसे ले रहे हैं। इतना ही नहीं, जब राहुल गांधी ने सबसे पहले अडानी राग शुरू किया था, तो उस समय मुझे याद है ये बहुत ज्यादा एंटी अडानी बोल रहे थे। तो उस समय अशोक गहलोत ने एक कॉन्फ्रेंस किया था वहां पे राजस्थान में, और वहां पे उन्होंने, अच्छा, उसमें अशोक गहलोत उस समय मुख्यमंत्री थे। अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री रहते हुए राहुल गांधी के अडानी के खिलाफ बोलने के दौरान अडानी को अपने यहाँ चीफ गेस्ट बनाया, सीधे सीधे चीफ गेस्ट बनाया। आपके सारे मुख्यमंत्री उससे पैसे ले रहे हैं, अपने अपने राज्य का डेवलपमेंट कराने का प्रयास कर रहे हैं, और आप चाइना की खा उनकी 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 दलाली में आप अडानी का विरोध कर रहे हैं। ये बड़ा सिंपल सा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बड़ा सिंपल बता रहा हूं आपको मैं। बिजनेस टाइम्स का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं, तमाम आर्टिकल से, कि किस तरह अडानी इस दुनिया के कम से कम एक दर्जन देशों में चीनी कंपनियों को मात दे रहा है। चीन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चीन से आपने एमओयू किया, आप बोल रहे हैं। बाकी तो राहुल गांधी क्या बोलते हैं उसका क्या मतलब है। मैं तो आज वो ये भी देख रहा था, बोल रहे थे कि जब भाजपा नहीं रहेगी तुमको देख लेंगे। तो ओवैसी हाँ, की जुबान है। ये तो ओवैसी बिल्कुल। की जुबान है ना, कि योगी मोदी नहीं रहेंगे तुमको देख लेंगे। अब वो कह रहे हैं भाजपा नहीं रहेगी तुमको देख लेंगे। दुर्भाग्य साहब है हमारा कि हमको ऐसा नेता विपक्ष मिला। इनका ये बयान सुन लेते हैं साहब। कि अगर धन बटेगा तो सबको एक साथ समानता के साथ, न्याय के साथ दिया जाएगा, इसमें लिखा है। ये इतना झूठ क्यों बोलते हैं साहब? संविधान में कहाँ लिखा है? संविधान में लिखा है कि धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं दिया जा सकता, और कांग्रेस 2007 से आरक्षण दे रही है। और मजेदार बात यह, आज मैंने देखा रेवंत रेड्डी का एक बयान। उन्होंने कहा सोनिया अम्मा के निर्देश पर हम पिछले, अब देखिए कमाली बात है साहब, कमाली बात, पिछले 2 दशक से मुसलमानों को यहां आरक्षण दे रहे हैं, और सोनिया अम्मा के चलते मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट इन्हें दो एक बार रोका, फिर अच्छा देखो सुप्रीम कोर्ट योगी का बुलडोजर तो तुरंत रोक देती है। पर आप सोच के देखिए ओंकार जी, कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला 1.5 दशक से चल रहा है, और वो आज बता रहा है कि मैंने अभी अभी करीब 900 मुस्लिम टीचरों को भर्ती किया आरक्षण देकर। 1.5 दशक हो गया, सुप्रीम कोर्ट इसको फाइनल नहीं कर पाया, जबकि हम सब जानते हैं कि संविधान में मुस्लिम आरक्षण की कोई, मतलब धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था ही नहीं है। सुप्रीम कई बार इसको असंवैधानिक कह चुकी है। करे डंके की जो पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साहब आप धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते,
तो उन्होंने क्या किया कि 100% मुसलमानों को ओबीसी डिक्लेयर कर दिया, कहा अब हम देंगे। सुप्रीम हाई कर्नाटक उसे तेलंगाना आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने उसको भी टर्न डाउन कर दिया, उसको भी क्वेश कर दिया। लेकिन चल रहा है, डंके की चोट पे चल रहा है। ये संविधान और संविधान की इनकी समझ है, जैसा मैंने कहा दुर्भाग्य है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आज दो बयान है साहब। एक तो उन्होंने कहा है कि ये आरएसएस और बीजेपी जो है सांप की तरह है, इनको कुचल दिया जाना चाहिए। ये कौन सी लैंग्वेज है साहब? ये ये सब लोग मोहब्बत की दुकान के अध्यक्ष की भाषा है। ये लोग हिंदुत्ववादी पार्टियों, दलों, संगठनों को ही सांप क्यों बताते हैं और उनको कुचलने की बात क्यों करते हैं? क्योंकि किसी और को सांप बोलेंगे, किसी और को कुचलने की बात करेंगे, तो वो इनको डस लेगा, इन्हें खुद कुचल दिया जाएगा। हिंदुओं को ही गाली देकर आप इस देश और दुनिया में सुकून से रह सकते हैं। अगर आपने किसी और के लिए एक लफ्ज निकाला तो फिर वही होगा जो सलमान रश्दी के साथ हुआ, जो तस्लीमा नसरीन के साथ हुआ, जो कमलेश तिवारी के साथ हुआ, जो कन्हैया लाल के साथ हुआ। तो वो तो बड़ा सिंपल सा है भाई, उसमें कहीं कोई, आपने पंजाब में देख लीजिए, मुख्यमंत्री मार डाला गया, प्रधानमंत्री मार डाला गया। एलटीटी को देख लीजिए, एक प्रधानमंत्री वो खा गया, एक प्रधानमंत्री खालिस्तानी खा गए, एक मुख्यमंत्री खा गए। तो आप किसी और धर्म के लिए, मजहब के लिए दो शब्द नहीं बोल सकते। आप हिंदुओं के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वही हैं जो सुन रहे हैं, और सुन भी क्यों रहे हैं। मैं आज कहीं पढ़ रहा था कि साहब एक एक बाबरी मस्जिद आपने उनकी गिरा दी, आज 40 साल से वो पूरा पूरा समुदाय मिलके आपको, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने के लिए कटिबद्ध है। और उन्होंने 800 साल में क्या नहीं किया। लाखों मंदिर, मठ, यूनिवर्सिटी जला दिए, काफिरों की सिरों की, मुंडों की मीनार बना दी। 800 साल तक ऐसा कौन सा जुल्म है जो नहीं किया। और आज भी उद्धव ठाकरे ने आज ही 1992 के लिए माफी मांगी। अब इसे क्या कहें। उद्धव ठाकरे की ही चर्चा कर लेते हैं पहले। एक चित्र आया है साहब ये, और इसका वीडियो भी है। उद्धव ठाकरे जी की हालत देख लो। सुधीर मिश्रा का एक ट्वीट है, पालघर में हुई संतों की हत्या का पाप आखिर लग ही गया। पीछे कुछ बैठे हैं 20-22 लोग और आगे की तरफ बैठे हैं, बीच में सारी कुर्सियां खाली पड़ी हैं। क्या सबसे बड़ा शिकार जो हैं वो उद्धव ठाकरे होने जा रहे हैं इस चुनाव में? मेरा तो मानना है कि इस चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे और अजीत पवार, ये दो लोग एकदम ही अप्रासंगिक हो जाएंगे। उद्धव ठाकरे का तो आप पिछले भी बार भी देख लें, दो चीजें देख लें कि उद्धव ठाकरे और शिंदे की शिवसेनाओं में लोकसभा में 13 सीटों पर सीधे क्लैश हुआ। और आप देखें कि 13 में से 7 सीटें अ, शिंदे वाली शिवसेना ने लिया, और 6 सीटें उन्होंने लिया। लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है साहब, कि उद्धव ठाकरे को वहीं वहीं वोट मिला जहां कांग्रेस का वोट था, मुस्लिम वोट मिला उनको। आज की तारीख में उद्धव ठाकरे मुसलमानों की पहली पसंद है मुख्यमंत्री पद के लिए। आज की तारीख में उद्धव ठाकरे, सोचिए, जिस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पीछे हट गए थे कि साहब बाबरी के गिरने में हमारा रोल नहीं है, उस समय देश में सिर्फ एक मर्द था जो सीना ठोक के कहता था मैंने गिराई बाबरी, और वो उद्धव के पिताजी थे, बाल ठाकरे। और आज उनका लड़का उस कार सेवा को दंगा कह रहा है, और दंगा ही नहीं कह रहा, उसके लिए माफी मांग रहा है। मतलब इसे क्या कहा जाए बताएं आप। मत आप उसे, कार सेवा को दंगा कह के उसके लिए माफी मांगे। बाल ठाकरे ने तो ये भी कहा था कि जिस दिन हमारी पार्टी का कांग्रेसीकरण होगा उस दिन मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा।
और उन्होंने तो ये भी कहा था कि सोनिया गांधी के आगे जो लोग जाएंगे उनके लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया था आप? यस, एक जमात नाराज हो जाएगी अगर हम उस रूप में उसका नाम लेंगे। चलिए अगली खबर पर बढ़ते हैं साहब। ये कल चित्र आए थे, आपने भी अपने ट्विटर हैंडल पर डाले थे और बहुत सारे लोगों ने तो बढ़ते हुए वजन के बारे में भी चर्चाएं की थी। आज इनका एक और चित्र आया है। ये एक जगह मुंबई में संबोधित करती हुई दिखाई दी हैं। कांग्रेस का पट्टा अपने गले में डाला हुआ है इन्होंने, और इसमें जो इनका सबसे चर्चित है वो ये कोट है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद की शान में गुस्ताखी मैं माफ नहीं करूंगी। हुआ क्या है साहब, धर्म परिवर्तन भी कर लिया है क्या? शादी तो खैर मुसलमान से की ही है, सब कुछ चेंज। आपका माइक म्यूट है शायद। ये एक अरबिक है, इसको बोलना आसान नहीं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। अच्छा, इस पे ये भी कह रही थी, सफाई भी दे रही थी कि हुजूर की शान में सजदा करने के लिए जरूरी नहीं है कि मैं इस्लाम में पैदा हुई होती। मैं आज भी कह ये भी कह रही थी, ये मुसलमानों सावधान हो जाओ, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार लिया जाएगा। और तो और वो ये भी कह रही थी कि इस इलाके में नारायण राणे की सभा हुई कैसे? आप किसी को सभा करने से रोक देंगे? आपने देखा ओ, कि नवनीत राणा की सभा पे किस तरह हमला हुआ। जी हाँ, जी आपने हाँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रवक्ता हैं, नौमानी, सज्जाद नौमानी, उनकी बात सुनी कि कोई मुसलमान अगर उनको जरा सी भी मदद करता नजर आया भाजपा को तो उसका हुक्का पानी बंद कर देंगे। आपने सुना कि नवनीत राणा के साथ अब ये कह रहे हैं कि आपने नीतीश राणे की आपने सभा होने कैसे दी, गद्दारों। अरे ये तो जिस जुबान में बात कर रही है उसमें बात करने में वो ऐसी शर्मा जाए। और मुझे तो भाई बड़ा, मैंने तो कल से आज तक इनकी बहुत ढेर सारे पिक्चर शेयर की। और कभी कभी लगता है कि साहब जब ये हिंदू धर्म में थी तो ये रोज बताती थी कि ब्राह्मणवाद से आजादी, आरएसएस से आजादी, हिंदुत्व से आजादी, पितृसत्ता से आजादी, पेट्रियार्की से आजादी। और जब ये एक मुस्लिम से शादी कर ली इन्होंने, तो आप देखिए ना किससे किससे कैसी कैसी आजादी ये ले रही हैं, ऊपर से नीचे तक लबादे लबादा हो के। और किस आदमी के सामने खड़ी है? उस आदमी के सामने खड़ी है जो डंके की चोट पे कह रहा है कि साहब हुक्का पानी बंद कर देंगे अगर किसी ने हिंदुओं को छुआ तो। आप उसके साथ खड़ी हैं, बताइए। तो मेरा तो अपना मानना है कि साहब अच्छा, इनको 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 हिजाब पहनाने वाली, हिजाब की पैरवी करने वाली आरफा खानम शेरवानी ऐसे घूम रही है, बिल्कुल। और आप लबादा ओढ़ के घूम रही हो। मतलब मेरे मेरी तो समझ के बाहर है साहब। मतलब लेकिन ये है, दुर्भाग्य है कि ऐसा हो रहा है। और मेरा अपना मानना है कि साहब इन्होंने शादी की भी क्यों, पहले आप समझिए। अब वो जमाना गया है बदल। अब ये हो रहा है ना कि आपने देखा देवदत्त पटनायक को सरकार ने एक प्रोग्राम में इनवाइट किया था। लोगों ने इतना हल्ला मचाया कि सरकार को वो प्रोग्राम ही कैंसिल करना पड़ा। आपने देखा कि आज जो भी हिंदू धर्म के खिलाफ बोल रहा है, अब हिंदू भी उग्र होकर उसका विरोध कर रहा है। स्वरा भास्कर ने अपने बयान में कहा था कि मुझे फिल्में और विज्ञापन मिलना बंद हो गया है, मेरी रोजी रोटी चलनी बंद हो गई। तो साहब उन्होंने एक मौलाना पकड़ के निकाह कर लिया, समझिए इसको। तो कम से कम इस बात पे तो बड़ी बात है कि साहब हिंदू अब बहुत खुलकर, और बड़ी मजेदार बात देखे साहब, वो सर तन से जुदा नहीं कर रहा है, वो संवैधानिक तरीके से। चलिए आपकी फिल्में नहीं देखेंगे, आपके प्रोडक्ट्स को हम इंडोर्स नहीं करेंगे, आप जिस प्रोडक्ट का विज्ञापन करोगे हम उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे नहीं। संवैधानिक अपना हक इस्तेमाल करते हुए आपको आपकी हैसियत में ला रहा है। हालांकि उज्जैन में आज हमने देखा, दो संतों का भी बयान देखा है
एक तो भाई वो महामंडलेश्वर अतुलेशानंद जी ने, और दूसरे नाथ संप्रदाय से तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जुड़े हुए हैं, योगी उनके संत आदित्यनाथ। रामनाथ जी। हाँ, रामनाथ जी दोनों ने पिस्तौल और बंदूक को वीडियो लेके कहा कि बुलाओ अब ऐसी को, हो जाए 15 मिनट में फैसला। इसके पहले अभी मुक्तेश्वरानंद कह चुके हैं कि 15 मिनट के सरकार इजाजत दे दे, अब आर पार का फैसला हो ही जाए। इसके पहले योगी जी कह चुके हैं कि मैं भी कहता हूं अब आर पार का फैसला हो ही जाए। देखिए कपिल, जिस समय हम और आप जयपुर में थे, जयपुर डायलॉग में, उस समय कपिल मिश्रा ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि साहब गृह युद्ध होगा नहीं, गृह युद्ध चल रहा है। बिल्कुल। आपकी कौन सी ऐसी शोभा यात्रा है जिसपे हमला नहीं हो रहा? अभी कल लखनऊ में मंदिर पे मूर्ति तोड़ दी। कौन सा मंदिर है जो बचा है? कौन सी यात्रा है जो बची है? कमलेश तिवारी से लेके कन्हैया लाल तक से लेके संतों से लेके सैकड़ों लोग मार डाले गए। तो गृह युद्ध तो चल ही रहा है साहब। चलिए साहब, अगले मुद्दे पर चलते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का एक आज बयान। भी साहब तेलंगाना में रंगारेड्डी में एक मंदिर में विस्फोट हुआ है। पुजारी बहुत गंभीर रूप से घायल है। मल्लिकार्जुन खड़गे को मणिपुर की बहुत चिंता इधर सता रही है। लगातार वो इस पर टिके हुए हैं। कल तो उन्होंने कहा कि साहब देखिए, मोदी जी कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, पूरे देशों में देशों की यात्राएं कर रहे हैं, और उनके पास जो है मणिपुर जाने का समय नहीं है। कभी वो देश के दूसरे हिस्सों में जाते हैं, कभी दुनिया के दूसरे हिस्सों में जाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं, ये तो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, और अगर एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो इनको ये भी पता होगा कि जो प्रधानमंत्री होता है उसके कुछ वैश्विक दायित्व भी होते हैं। वैदेशिक नीति के तहत भी उनको दुनिया के देशों का दौरा करना पड़ता है। जो हमारे आर्थिक हित हैं उनकी प्रतिपूर्ति के लिए, पूंजी निवेश मंगाने के लिए, दूसरे देशों से सौहार्दपूर्ण संबंध और रणनीतिक एक जो दांव पेच चलती है पूरी दुनिया, उसको भी साधने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। और इन्होंने जिस तरीके से कहा है कि मणिपुर में हिंसा बढ़ रही है, लोग मर रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिंता ही नहीं है, उस पर हमारे एक मित्र हैं सतीश चंद्र मिश्रा, उन्होंने कुछ आंकड़े पेश किए हैं। इसको बड़ा कर लेते हैं। उन्होंने लिखा है कि 2004 से 2013 तक यूपीए शासनकाल में 1612 घटनाओं में 668 नागरिक, 219 सैनिक, 1567 आतंकी, 119 अज्ञात समेत कुल 2573 लोगों की जान गई। लेकिन 2014 से 2023 मोदी शासनकाल में 319 घटनाओं में 216 नागरिक, 95 सैनिक, 240 आतंकी, 5 अज्ञात समेत कुल 556 लोगों की जान गई। इसके बावजूद कांग्रेसी बेशर्मी देखिए जरा। तो ये फिर वही परसेप्शन और चीजों को गलत मोड़ देना, और झूठ बोलना, खुल करके झूठ बोलना, बार बार झूठ बोलना, और चीजों को इस तरीके से लोगों के सामने रखना कि जैसे प्रधानमंत्री मणिपुर को लेकर के असंवेदनशील हैं। जबकि गृह मंत्री अमित शाह, जिनकी सीधी जिम्मेदारी है, वो 3 दिन मणिपुर में रह करके आए थे जब ये हिंसा शुरू हुई थी, मई जून 2023 में। अमित शाह जी ये भी बता रहे थे पार्लियामेंट में कि जब इससे बड़ी हिंसा मणिपुर में हुई थी तो गृह मंत्री तो दूर की बात है, कांग्रेस से कोई नहीं गया था वहां। और तो और गृह राज्य मंत्री ने बयान दिया था, राजेश पायलट ने। तो बहरहाल पहली बात समझने की ये है कि वहां जो कुकी आतंकवादी हैं, जो कि एक ईसाई धर्म से ताल्लुक रखते हैं, इस पूरे नॉर्थ ईस्ट को ईसाई बनाया किसने? आपको याद है नेहरू ने किस तरह एक ईसाई पादरी के हवाले कर दिया था पूरा नॉर्थ ईस्ट? हिंदू धर्माचार्यों की जाने पे रोक लगा दी थी। तो इस पूरे नॉर्थ, यहां तो 2% भी ईसाई नहीं थे, आज पूरा आपको नॉर्थ ईस्ट ईसाई नजर आ रहा है। म्यांमार जहां से लगातार कुकी आतंकवादी आ रहे हैं,
उस म्यांमार पे कब आपने क्या कानून बना के रखा था कि साहब 40 किलोमीटर था, 40 किलोमीटर था, वो आपको फेंसिंग ही नहीं करेंगे, आपको पासपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। भारत सरकार पहली बार वहां फेंसिंग कर रही है। 50 किलोमीटर फेंसिंग कर गई, कितनी की सर्वे कर लिया, बाकी सबने वो उस तरह की एक इलेक्ट्रॉनिक फेंसिंग कर रही है जिसमें रियल फेंस नहीं होगी। तो तमाम चाइना पे आप फेंसिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान पे आप फेंसिंग कर रहे हैं, म्यांमार पे आप फेंसिंग, आपने तो कहीं फेंसिंग तक नहीं की, आपने तो कहीं बाढ़ तक नहीं लगाई। पहली बात। दूसरी बात, देखिए ये तो सब कांग्रेस का प्रोपोगंडा है, मैं भी जान रहा हूं, आप भी जान रहे हैं, लेकिन मेरा अपना मानना है कि नरेंद्र मोदी सरकार को भी इस मामले को बहुत सख्त हाथ से वो करना पड़ेगा, हैंडल करना। छोटे छोटे बच्चों को मार दिया साहब वहां, महिलाओं को मार दिया, मैतेई हिंदुओं को। जो 7 अक्टूबर को इसराइल के साथ हुआ है वो कर रहे हैं कुकी वहां, और इसराइल ने जो हमास के साथ किया ये उनके साथ अब वो करने जाने की जरूरत है। 1956 में 1956 में 1956 में नगा विद्रोहियों को कुचलने के लिए नागा पर्वतों में, जिसे हम नागालैंड कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू जैसे आदमी ने 2 रेजिमेंट झोंक दी थी, विद्रोही भाग गए थे बर्मा और चीन। 1966 में 1966 में इंदिरा गांधी को तो प्रधानमंत्री बने केवल 34 दिन हुए थे, और मिजो अलगाववादियों को कुचलने के लिए उन्होंने मिजोरम की राजधानी आइजोल सड़क पे अपने लड़ाकू विमान भेज दिए थे। दुनिया में पहली बार वो इस समय हुआ था कि किसी देश ने अपने ही देश में लड़ाकू विमान से बमबारी कराई थी। शहरों पे नागरिक इलाकों पे बम बरसाए गए, विद्रोहियों का पहाड़ों में पीछा किया जब तक। तो बहरहाल तब, लेकिन तब तक मीडिया नहीं था, जो चाहते थे आप कर लेते थे। अच्छा, चाहे भाजपा हो, चाहे जनसंघ हो, चाहे आरएसएस हो, राष्ट्रवादी हर चीज में आपके पीछे खड़ी रहती थी, आपको सपोर्ट करती थी। आपने देखा था अटल जी ने 1971 में कैसे सपोर्ट किया था। यहां तो ये है कि साहब ये पूरी ताकत से लगे रहते हैं कैसे भारत को हरा दिया जाए। तो ये सब दिक्कतें हैं, और मेरा अपना मानना है कि आ, वो जो कहा था गोस्वामी जी ने कि गए 3 दिन बीत, तो अब 3 दिन बीत गए साहब। अब बोले राम सकोप तब भय भी होए ना प्रीत। अब आपको बड़ी कड़ी और निर्णायक कार्रवाई और इसलिए भी करनी चाहिए कि अब देश आपके साथ है। कांग्रेस कुछ भी कहता रहे, कांग्रेस कुछ भी कहे, राहुल गांधी कुछ भी कहे, पर देश के लोग अब समझ रहे हैं कि मणिपुर में हालात बहुत बिगड़ रहे हैं। अच्छा हुआ भी है, देखिए हालात क्यों खराब हो रहे हैं। अभी जो आपने 11 आतंकवादी कुकी मारे, ये आपने आसमा भी वहां पे वापस लगाया, आपने 11 लोगों को भी मारा, तो जाहिर सी बात है वहां पे फिर से अब कहीं ना कहीं आर्मी को खुली छूट मिल रही है। आर्मी बिल्कुल। के, सीआरपीएफ के वहां पे हाथ खोले गए हैं। और एक बात मोटी सी समझने सर, कि असली विरोध तभी, असली विद्रोह, असली बवाल तभी होता है जब सरकार सख्ती करती है। तो अब अगर वहां बवाल हो रहा है तो समझ लीजिए सरकार सख्ती कर रही है। चलिए, चलते चलते वापस महाराष्ट्र पर लौटते हैं। एक अंतिम टिप्पणी चाहूंगा। ये प्रशांत उमराव हैं, वैसे तो बहुत सारे सोशल मीडिया पर ऐसे लोग हैं जो इस समय लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि मुसलमान वोट जिहाद करके एक मुश्त वोट उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस को दे रहे हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड, उलेमा, वक्फ बोर्ड और लाउड स्पीकरों से खुलेआम ऐलान हो रहा है, अब आप छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदू सिपाहियों की बारी है। एकजुट होने का समय आ गया है। आओ मिलकर भगवा फहराएं। महाराष्ट्र के हिंदुओं, अपनी शक्ति को पहचानें और वोट जिहाद के विरुद्ध एकजुट होकर वोट करें। एक चित्र भी आज सोशल मीडिया पर खूब चला है। ये वाला चित्र है ड्यूरिंग कांग्रेस, कसाब का चित्र है और जलता हुआ हिस्सा ताज होटल का, और नीचे जो अटल ब्रिज है समुद्र के ऊपर उसका, ड्यूरिंग बीजेपी। तो ये तो सच्चाई है साहब। केवल मुंबई ही नहीं, पूरा देश जो है वो एक तरीके से सुरक्षित हुआ है आतंकवादियों के। जब हम हवाले हवाले से बात करते हैं, और मुंबई का विकास भी हुआ है। इन्होंने तो बुलेट प्रोजेक्ट भी रोक दिया था, इन्होंने तो मेट्रो का भी, वो आरे वाला जो मामला था वो रोक दिया था। और आज एक चित्र आ रहा है कि दोनों बाप बेटा मेट्रो में भी सवारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
और दूसरी जगहों पर भी जिन चीजों का विरोध करते थे उन्हीं का अब आनंद भी ले रहे हैं। तो क्या कहेंगे साहब, अब तो मतदान का समय आ गया है। महाराष्ट्र का क्या कहूं, मुंबई का क्या कहूं। कांग्रेस गृह मंत्री जो कहते थे मेरी श्रीनगर में जाने में क्या हाल हो जाता है, वो शब्द रिपीट नहीं करना चाहता हूं, कितना डरते थे, उसी जहां पे जाने पे आपका गृह मंत्री डरता था, वहां पे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बर्फ के गोले से खेल रहे हैं। अब एक नया नैरेटिव ये चलाया है कि साहब सारा बिजनेस गुजरात जा रहा है, और वो हमेशा की जो आदत है, दो स्टेट्स के बीच में झगड़ा कराओ, उत्तर दक्षिण के बीच में, पूरा पश्चिम के बीच में झगड़ा कराओ, और ये भी कह रहे हैं कि मुंबई जो है भारत की वित्तीय राजधानी नहीं रह जाएगी। क्या कमाल की बात कर रहे हैं साहब। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो बम फटा था, उस समय सत्ता में कौन था? कांग्रेस। 26/11 जो हमला हुआ था, सत्ता में कौन था? कांग्रेस। मुंबई लोकल ट्रेनों में खतरा जब हो गया था, चलने को कोई तैयार नहीं था, सत्ता में कौन था? कांग्रेस। अंबानी के घर पे जब बम फटा था, सत्ता में कौन था? कांग्रेस। तो मतलब आप क्या बोल रहे हैं? नहीं, अब लेकिन गुजरात ये है क्या, कि साहब, गुजरात गुजरात क्या हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? और मैंने तो आपसे बोला कि नॉर्थ गुजरात नॉर्थ में से साउथ के नॉर्थ साउथ के बीच में झगड़ा करा रहा है, ईस्ट वेस्ट के बीच में, वही कर रहा था, वही कर रहे हैं। लेकिन एक मोटी सी बात समझ ले साहब, जो अभी प्रशांत प्रशांत भाई ने लिखा है, जो ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण मुझे इसलिए लगता है कि साहब, इतनी बड़ी बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रवक्ता कह रहा है, हुक्का पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपने सुना किसी ने विरोध किया? और योगी के बयान का है ताबड़तोड़ विरोध हो रहा है। तो साहब आप इस तरह, कोई आके कह रहा है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, देख लेंगे। कोई कह रहा है हुक्का पानी बंद कर देंगे। कोई कह रहा है मुसलमानों एक हो जाओ। कोई कह रहा है मुसलमानों को बंटने नहीं चाहिए, मुस्लिम वोट भटकने नहीं चाहिए, मुस्लिम वोट बंटने नहीं चाहिए। वही बात योगी जी कह रहे, क्यों मिर्ची लग जा रही भाई, क्यों मिर्ची लग जा रही है? लेकिन बात वही है ना, मैं जो वही बात दोहरा रहा हूं कि एक बाबरी गिराने के लिए पूरी कौम आपके पीछे 40 साल से लगी, और आपके ऊपर 800 साल का अत्याचार, और आप सब कुछ भूल कर आज भी उनके साथ खड़े। गुजरातियों से अगर राहुल गांधी को इतनी ही चिढ़ है तो एक गुजराती का नाम उपनाम भी लगा रखा है, वो भी हटा देना चाहिए इन लोगों को। गांधी भी गुजरात से ही थे, तो गांधी नाम भी हटा दें तो मुझे लगता है कि फिर लगेगा कि हाँ, गुजरात से वाकई आपको चिढ़ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुपम जी, जुड़ने के लिए और ओशियन थैंक यू नेटवर्क सर। पर कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार सर।